Okay, we are now commencing with AS 28 which is on impairment of assets. ठीक है, ये स्टैंडर्ड किस टॉपिक पे है? इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है अप्रोक्सीमेटली? चेंज मतलब डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ असेट. ठीक है, ये नीचे तरफ ही जाएगा स्टैंडर्ड में, वैल्यू ऊपर तरफ नहीं. ठीक है, ओके. सो इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स जो स्टैंडर्ड है, दिस इज बेसिकली, ये स्टैंडर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है लाने का? कैन आई से यू आर ट्राइंग टू एंश्योर कि आपके असेट्स ओवर वैल्यूड नहीं है. ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड का मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर what, that the assets are not carried at more than something called as recoverable value. When you say overvalued, you have to also set a benchmark. आपको कैसे पता कि 150 रुपए ओवर वैल्यूड है? When you know that its true value should be 120, तब आपको पता है कि 150 ओवर वैल्यूड है. सो दिस 120 वाला जो फिगर है, इसका नाम ये स्टैंडर्ड बोलता है इज द रिकवरेबल वैल्यू. ठीक है, तो रिकवरेबल वैल्यू करके एक चीज है जो ये स्टैंडर्ड में निकालना अपन सीखेंगे. हाँ, नहीं, ये हर साल नहीं करोगे आप. ये बेसिकली आप चेक कर रहे हो कि आपका असेट का कैरिंग वैल्यू डेप्री करने के बाद भी एक इन्फ्लेटेड वैल्यू पे तो नहीं है. नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल में ऊपर की तरफ भी जा सकता है असेट का वैल्यू. रिवैल्यूएशन मॉडल इज नॉट कंजर्वेटिव, दिस इज वेरी कंजर्वेटिव. अच्छा, सेकेंडली द ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो टू टॉक अबाउट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, कि आपका इम्पेयरमेंट का लॉस होने के बाद ये रिवर्स भी किया जा सकता है कि नहीं. एंड ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो टू टॉक अबाउट डिस्क्लोजर्स. ठीक है, हाँ, फेवरेट बोलते हैं. चलो, व्हेन यू टॉक अबाउट स्कोप इन दिस स्टैंडर्ड, आप लोग क्या पूछने ट्राई कर रहे हो? ये स्टैंडर्ड ऑब्वियसली इम्पेयरमेंट का ही बात करेगा, तो उसमें और क्या स्कोप लिखना है? हाँ, इन स्कोप वी राइट कौन से असेट को तुम इम्पेयर करोगे ये स्टैंडर्ड में. क्यों? ऐसे कोई असेट्स है क्या जिनको इम्पेयरमेंट की गरज नहीं है? क्यों? लैंड को क्यों नहीं है? नहीं, बट लेटर से आपने लैंड लिया था एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, और वहां पे भयंकर फेमाइन ड्रॉट पड़ गया, तो लैंड का वैल्यू कम हो गया. तो लैंड इज रिक्वायर्ड टू बी इम्पेयर्ड. और कोई असेट्स है जिनको इम्पेयरमेंट की गरज नहीं है? बेरर प्लांट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी इम्पेयर्ड. तो असेट कौन सा है इसमें? बायोलॉजिकल असेट्स को क्यों इम्पेयरमेंट की जरूरत नहीं है? क्यों इन्वेस्टमेंट को क्यों जरूरत नहीं है? मतलब मार्केट वैल्यू पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. क्यों? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू उसके लोअर पे बराबर. क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा अपने आप? वो मतलब वो ही जाएगा ना एक्सपेरिमेंट. नो, आंसर बराबर है तरह. वी आर ट्राइंग टू से हियर कि कुछ असेट्स जैसे इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट इवन इन्वेंट्रीज, इनका इम्पेयरमेंट का ध्यान दूसरे स्टैंडर्ड ऑलरेडी रख लेते हैं. आप जब इन्वेस्टमेंट का AS 13 आपको बोलता है कि आप कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करो, तो अगर आपका कॉस्ट ही लोअर है तो चलेगा, बट अगर उसका मार्केट वैल्यू कॉस्ट के भी नीचे चला गया, मतलब वो इन्वेस्टमेंट अगर लॉस में चला गया, तो कहने से आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा देते हो. पहले आपने खरीदा था 100 में, आज उसका वैल्यू 80 रुपीज है, तो क्या आपको 20 का लॉस हो गया है?
आपने खरीदा था 100 में, आज उसका मार्केट वैल्यू 80 रुपए हो गया, सो हैव यू इंकर्ड अ लॉस ऑफ 20? एक्चुअली नॉट, बेचोगे तब होएगा ना। बट द इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड इज सो कंजर्वेटिव कि ऐसा होते ही वो आपका इन्वेस्टमेंट 100 से 80 पे गिरा देता है, मतलब पीएनएल में 20 रुपए का डेबिट आ जाता है फुकट में लॉस का। सो ऐसे असेट्स जिनका ध्यान दूसरा स्टैंडर्ड रख लेता है, क्या आपको इस पे वापस कुछ इंपेयरमेंट का कुछ करने का जरूरत है? नहीं। सो द स्कोप टॉक्स अबाउट that the AS is applicable to all assets except, ठीक है, ऐसे तो सब assets पे लगाना है आपको, except ऐसे कोई assets जिनका ऑलरेडी दूसरे स्टैंडर्ड में इन अ वे इंपेयरमेंट कवर हो जाता है। पीपीई का नहीं होता है, वो स्टैंडर्ड डेप्रिशिएट करवाता है। यस, तो यू हैव लेट अस से, एक तो इन्वेस्टमेंट्स हो गए पक्का और इन्वेंट्री हो गया पक्का, ये दोनों तो पता ही है अपने को, AS13 and AS2। Then you have कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट असेट्स, ये क्यों ऑलरेडी इम्पेयर्ड है अपने को पता नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट येट सीन AS7। अच्छा, देयर इज वन मोर फोर्थ असेट जो एक ऐसे स्टैंडर्ड में से है जो आप कर चुके हो, बट देयर इज नो वे कि आप बिना मॉड्यूल देख के मेरे को वो आंसर बताओगे, अपने को एकदम वो वे में क्लिक नहीं होता है ये असेट, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट डेफर्ड टैक्स असेट। अच्छा, नाउ दैट आई हैव रिटन इट, अब मेरे को बताओगे कि ये कैसे ऑलरेडी इम्पेयर्ड है? नहीं, जितना बेनिफिट होने वाला है उतना ही हम, हाँ, आपको याद है डीटीए में एक छोटा कॉन्सेप्ट था कि आप डीटीए पे कंजर्वेटिज्म अप्लाई करोगे, जितना मन चाहिए उतना डीटीए नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। डीटीए हैज टू बी रिकॉर्डेड ओनली इफ देयर इज फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स, या तो सामने डीटीएल होना चाहिए, ऐसा कुछ थोड़ा याद है? तो कहना से ऑटोमेटिकली आप डीटीए पे भी थोड़ा कंजर्वेटिज्म लगा चुके हो ऑलरेडी, सो उसको वापस से इंपेयरमेंट के स्टैंडर्ड की गरज नहीं है। इसके अलावा हर स्टैंडर्ड पे इंपेयरमेंट एक्चुअली लग सकता है, ठीक है। लिखो, दैट इज द स्कोप। ओके, स्कोप के बाद विल गेट टू द मेन टॉपिक। डेफिनेशन की जस्ट पहले ये लोग अपने से एक चीज करवाते हैं, कॉल्ड एज इंपेयरमेंट असेसमेंट। अच्छा, अभी आप इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड याद करो, आपका इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एट कब? एट एवरी ईयर एंड की कब? एट एवरी ईयर एंड। अच्छा, व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट? वो इन्वेस्टमेंट का अपन जब सम भी सॉल्व करते थे तो उसमें क्या नहीं से क्लोजिंग बैलेंस को चेक करते थे अपन, कॉस्ट, तो मतलब वो भी एक तरीके से ईयर एंड पे ही होता है। तो माय पॉइंट इज, डेफर्ड टैक्स असेट जब भी बनाते हो तभी चेक कर लेते हो कि उसमें रिवर्स हो पाएगा कि नहीं। तो बेसिकली आपको कंस्ट्रक्शन का तो पता नहीं है, बट उसके अलावा कहना इसे ऑल द असेट्स मेंशन्ड हियर, ये ऑटोमेटिकली हर साल मिनिमम एक बार इसका टेस्टिंग हो जाता है कि ये असेट अच्छे वैल्यू पे रिकॉर्डेड है कि नहीं। सो इंपेयरमेंट आप कौन से असेट्स का करोगे? इनके अलावा होते कौन से आपके पास असेट्स? नॉर्मली आपके पास हर प्रकार का जो एग्जांपल आएगा 90% ऑफ देम विल बी फिक्स्ड असेट्स। इधर आपके मेजर सारे करंट असेट्स चले गए, बराबर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चला गया, एक डेटर्स नहीं गया। मैं उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि डेटर्स के बारे में कोई स्टैंडर्ड बात नहीं करता है, देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑन डेटर्स, वरना होता तो वो भी यहाँ से बाहर हो जाता, ठीक है। देयर इज नो एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑन डेटर्स। तो आप देखो, आप डेटर्स पे पता है क्या क्रिएट करते हो इंपेयरमेंट के लिए? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो डेटर्स को भी ये स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। तो डेटर निकल गया, इन्वेंट्री निकल गया, इन्वेस्टमेंट निकल गया, तो सारे फिक्स्ड असेट ही बचे आपके पास अब। अच्छा, तो जो फिक्स्ड असेट बचे तो उनके ऊपर ही इफेक्टिवली इंपेयरमेंट लगता है। अपन बोलेंगे नहीं ऐसा कि इंपेयरमेंट इज टू बी डन ओनली ऑन फिक्स्ड असेट्स, बट अगर मैं बोलता हूँ सारे असेट्स माइनस ये, तो बचते फिक्स्ड असेट ही है। तो इंपेयरमेंट इज टू बी डन इफेक्टिवली ओनली ऑन फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स का वैल्यू हर साल बराबर है कि नहीं, ये चेक करना है आपको। तो ये हर साल चेक करूं कि कब चेक करूं? हर साल चेक करना विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट एक्सरसाइज। मैं आपको कंपैरिजन देता हूं, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री को एक तरफ रखो और फिक्स्ड असेट को दूसरे तरफ रखो। इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री दोनों में अपन क्या चेक करते हैं? कॉस्ट और
एनआरवी या मार्केट वैल्यू जो सिमिलर चीजें होती है। एनआरवी या मार्केट वैल्यू मिलता किधर से? इन्वेंटरी तो अभी पूरा साल बेचा रहता है तो मालूम। अच्छा, इन्वेंट्री का एनआरवी तो पता ही रहता होगा आपको। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू इजीली पता चल जाता है। हाँ। अभी जाके तुम बीएससी एनएससी खोल के बैठ जाओ, पता चल जाएगा तुमको मार्केट प्राइस क्या चल रहा है तुम्हारे शेयर का। तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना इज अ वेरी इजी प्रोसेस, बराबर। कंपेयर दैट टू योर फिक्स्ड असेट। अभी ऋषि को ये एसी इम्पेयर्ड है कि नहीं चेक करना है, तो ये एसी ये हालत में इतने पर्टिकुलर मंथ्स चलने के बाद इम्पेयर्ड है कि नहीं, इसका मेरे को रेडीली मार्केट वैल्यू मिलने वाला है क्या? नो। सो डूइंग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग फॉर योर फिक्स्ड असेट्स इज अ जॉब दैट रिक्वायर्स एन एक्सपर्ट। आपको वैल्यूएशन वाले बंदे को बुलाना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो ये आप हर साल करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब करोगे? सो आंसर क्या है इसका? तो हमें लगता है कि उसका वैल्यू कम हो गया। इन अ वे करेक्ट। तो स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि आप इम्पेयरमेंट तब करोगे जब आपको लगता है कि आपके असेट्स का वैल्यू नीचे गिर रहा है। ये लगेगा कैसे आपको? देयर आर सम इंडिकेटर्स विच कैन टेल यू कि आपके असेट की बैंड बज रही है। सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू राइट इज इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है सर, तो इम्पेयरमेंट खाली डेटर्स पे नहीं हो, बाकी सब एसेट्स पे होता है ना? इन अ वे हाँ। डेटर्स पे भी इसीलिए नहीं होता है बिकॉज डेटर कोई स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं है। ये स्टैंडर्ड में ही होता है, AS 28 के हिसाब से होता है। ओके, इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट इम्पेयरमेंट टेस्टिंग is to be done if impairment indicators exist. ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, ये इंडिकेटर्स का लिस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये लोग क्वेश्चन इस बारे में नहीं करते कि इम्पेयरमेंट की इंडिकेटर्स क्या है। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इम्पेयरमेंट हो गया है ये सोचते हुए उसका अकाउंटिंग पूछता है। ठीक है, बट स्टिल विल राइट इट एज पार्ट ऑफ सिलेबस एटसेट्रा। इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये जो लिस्ट है इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स का, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा लिटरली असेट तुम्हारे सामने जल रहा है बट इधर लिस्ट में नहीं लिखा है, तो ऐसा नहीं कि इंपेयर नहीं हो रहा है वो। ठीक है चलो, इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं। यू कैन नो दैट योर बिजनेस असेट्स आर डूइंग बैड आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से पता चल सकता है या इंटरनल इंफॉर्मेशन से पता चल सकता है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली मेरे साथ फटाफट लिख लो ये। ओके, व्हाट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन टेल यू कि तुम्हारे असेट्स के लग रहे हैं। तुम्हारा यस, असेट का मार्केट वैल्यू हैज गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तुम जो असेट तुम्हारा ओनरशिप में है उसका तुम्हारे हाथ में जो असेट है वो खराब नहीं चल रहा है, बट मार्केट में उसका वैल्यू बहुत ड्रॉप होता जा रहा है। चार। अच्छा, असेट का मार्केट वैल्यू गिर गया है, देन सिग्निफिकेंट एंड एडवर्स। ठीक है, मतलब खराब भी है और बड़ा चेंज भी है। सिग्निफिकेंट एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एंटिटी एज अ होल, मतलब तुम्हारे टेक्नोलॉजिकल लीगल एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ गया है। ऑन टेक्नोलॉजिकल लीगल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी। तो तुम्हारे सराउंडिंग्स पे जनरली बहुत फर्क पड़ गया है बुरी तरीके से, और इस वजह से तुम्हारा पूरा कंपनी ही डूबेगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारे असेट्स के वैल्यू भी डूबेंगे। मार्केट रेट्स हैव इंक्रीज्ड, इसका क्या मतलब होता है? मार्केट रेट के बढ़ने से बुरा क्या होता है? व्हाट इज मार्केट रेट का इंक्रीज होना? नहीं, मार्केट रेट इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना बुरा क्यों होता है? मतलब इट टॉक्स अबाउट इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, बराबर। तो तुम्हारा इन्फ्लेशन हो गया, तुम्हारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू डू बिजनेस। एंड लास्ट,
द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स, ठीक है, तुम्हारे बैलेंस शीट के सारे असेट्स माइनस लाइबिलिटीज में करूं नेट वर्थ या नेट असेट्स निकालने के लिए एट बुक वैल्यू, ठीक है, कैरिंग अमाउंट बोला है मैंने, इज मोर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये एक बहुत बुरी चीज है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा लेट अस से मैं कोई भी कंपनी उठाता हूँ, मैं उसके सारे असेट्स के बुक वैल्यूज का टोटल लेता हूँ माइनस सारे लाइबिलिटीज और एट बुक वैल्यू माइनस करता हूँ, ये मेरे को उसका नेटवर्थ देगा एट बुक वैल्यू टर्म्स, उसका एक्चुअल मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा ही रहेगा ना हमेशा। सोचो वो उससे कम हो गया है, मतलब तुम्हारे कंपनी के डेफिनेटली बैंड बच गई है। सो दैट मीन्स अगर तुम्हारा मार्केट वैल्यू कंपनी का है 100 रुपए और मैं तुम्हारे बुक्स के सारे असेट्स जोड़ रहा हूं तो 130 रुपए आ रहा है, मतलब तुम्हारे असेट्स ओवर वैल्यूड है, ठीक है, कंपनी ही ओवर वैल्यूड है, मतलब इफेक्टिवली उसके असेट्स भी ओवर वैल्यूड है। दीज आर 4 एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। इंटरनल इंडिकेटर मतलब जो तुम्हें बाहर के सराउंडिंग से नहीं खुद का असेट देख के पता चल रहा है। पहला एंड वेरी ऑब्वियस, असेट को लिटरल फिजिकल डैमेज हो गया, दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर कि असेट खराब है। फिजिकल डैमेज, अगर टैंजिबल असेट्स के साथ फिजिकल डैमेज होता है तो इनटैंजिबल असेट्स के साथ हाँ यस इसको बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स। कैसे खराब होते हैं, दे बिकम ऑब्सोलिट, उनको एक नया टेक्नोलॉजी के आके बीट कर देता है। बाकी इंटेंजिबल असेट ऐसा फिजिकली खराब नहीं हो सकता है, बट नया टेक्नोलॉजी आने से उसका वैल्यू बिगड़ सकता है। तो फिजिकल डैमेज और ऑब्सोलेसेंस। गुडविल का बात नहीं कर रहे अपन, गुडविल इज सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट बट इट कैन नॉट हैव आइदर फिजिकल डैमेज और ऑब्सोलेसेंस। जनरली मार्केट में नाम खराब होगा तो गुडविल बिगड़ेगा। हाँ, ऑब्सोलेसेंस मतलब तुम्हारा कोई चीज पुराना हो गया है बिकॉज न्यू फ्रेश टेक्नोलॉजी हैज कम इनटू द मार्केट। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारा असेट वही है बट उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गया। आउटडेटेड होना, ऐसा भी हो सकता है ना, हमने एक एप्लीकेशन बनाया पर वो चला नहीं तो वो बंद कर रहे हैं और अभी दूसरा बना रहे हैं, इसलिए उसका वैल्यू हम कम कर रहे हैं, ये हटा सकते हैं। यस यू कैन से दैट। तुम्हारा जो फाइनल सीए का इम्पेयरमेंट स्टैंडर्ड है ना वो भी प्रिटी मच एग्जैक्टली सेम है, इंडिकेटर्स भी यही है इम्पेयरमेंट के। जो फाइनल सीए में इंड एज 36 है, ठीक है, वो ऐसा मैं तुमको बताता हूँ आर्टिकलशिप के बाद लोगों का क्या हालत होता है। मैं यही पूछा था उनको कि अगर तुम्हारे टेंजिबल असेट्स के साथ फिजिकल डैमेज होता है तो इंटेंजिबल के साथ क्या होता है। मेरे को 5 लोग ने चिल्लाया 10 में से इमोशनल डैमेज, 5 लोग ने चिल्लाया कोरस में, ऐसा ऐसा बैठ रहे थे बेचारे वो तो सुबह। तो ऐसा अगर टेंजिबल के साथ फिजिकल होता है तो इंटेंजिबल के साथ इमोशनल डैमेज। फिर ऐसे उठे वो लोग, रुको रुको क्या बोला हमने अभी अभी क्लास में। इतने मतलब मेंटली बेचारे थकेले लोग रहते हैं ना वो लोग। आई टॉट इट मे बी अ मंथ बैक, तभी हुआ था सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे का बात था, तो अपन समझ भी सकते। आई डोंट नो इफ दे आर बेटर और वर्स देन यू। उन्होंने इमोशनल डैमेज बोला, तुम कुछ नहीं बोलते। ओके अच्छा, अभी लेफ्ट वाले में तुमने सेकंड पॉइंट लिखा है कि तुम्हारे एनवायरनमेंट के साथ सिग्निफिकेंट एंड एडवर्स इफेक्ट हो गया है। अब अपन सिमिलरली लिख रहे हैं सिग्निफिकेंट एंड एडवर्स इफेक्ट हो गया है कंपनी के साथ खुद, मतलब तुम्हारा खुद का कोई प्लान हो गया है कि तुम कंपनी बंद करने वाले हो वगैरह। सिग्निफिकेंट एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपनी के फ्यूचर प्लान्स। मार्केट खराब नहीं हुआ है, तुमने तुम्हारे प्लान्स को ऐसा बंद करने का सोचा है। एंड थर्ड, योर असेट इज नॉट फिजिकली डैमेज्ड बट द असेट परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड। सिंपल टर्म्स में बोलूं तो तुमने सोचा था एक असेट 10 साल चलेगा, तुमको 3 साल में समझ रहा है कि और 3 साल ही चलेगा वो। इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। तो इसमें रिकवरेबल अमाउंट पे क्या इफेक्ट होगा? बिकॉज इफ योर असेट इज देयर ऑफ 100 रुपीज और तुम सोच रहे हो कि मैं इसके साथ बिजनेस करूंगा, तो तुम इसको मस्त 10-10 रुपए करके 10 साल कम करते थे। बट अब तुम्हें समझ रहे कि कंपनी ही 2 साल में ये धंधा बंद करने वाला है, तो नाउ दिस असेट कैन नॉट बी वर्थ 100 बिकॉज अब इसका वैल्यू 100, 50 और 0 हो जाना चाहिए। इट कैन नॉट बी 100, 90 एंड 80। समझा? देखो तो वैल्यू गिर गया उसका।
अगर ऐसा बेचने जाएंगे तो इफेक्ट नहीं होगा ना। नो, इफ दैट असेट हैज 100 का वैल्यू टू यू, इफ यू यूज इट, तुम बेचने जाओगे तो उसका वैल्यू 100 नहीं है, वो फिर स्क्रैप पे बिकेगा। लिखा है इंडिकेटर। चलो, एक इंडिकेटर के बाद एक नोट लिखो। नोट में क्या लिखोगे? देखो क्या हुआ है ना, लेटस से इफ इंडिकेटर्स एग्जिस्ट, ठीक है, इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स है, बट आफ्टर टेस्टिंग देयर इज नो इंपेयरमेंट। मतलब ये सिचुएशन एग्जिस्ट करता है तो तुमने डिसाइड किया कि भाई हालत खराब है, इंपेयरमेंट का टेस्टिंग करना पड़ेगा, बट टेस्टिंग करके नंबर पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझा कि इंपेयरमेंट आ ही नहीं रहा है एसेट पे, तो मैं क्या करूं? बिकॉज सिचुएशन इज इंडिकेटिंग कि कुछ हालत तो खराब है, बट मैं जब कैलकुलेशंस कर रहा हूं तो मेरे को एसेट का वैल्यू अभी भी ठीक ही आ रहा है। लेटस से ऐसा हो रहा है तो मैं फिर एक कुछ तो मुझे स्टेप्स लेने पड़ेंगे बुक्स में, डिस्क्लोजर नहीं। व्हाट डू आई डू? फिक्स्ड एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू बोलो। डेप्रिसिएशन का क्या? और कम करो और बढ़ाओ। हाँ, यू हैव टू देन थिंक कि यार इंपेयरमेंट भी नहीं हो रहा है बट हालत तो खराब है, तो एटलीस्ट लेट मी डेप्रिशिएट माय एसेट्स फास्टर। अच्छा, आपका डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन व्हाट इनपुट्स? यूजफुल लाइफ एंड हाँ, रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, ये चीजों के ऊपर आपका बहुत बेस्ड है डेप्रिसिएशन। मेजरली यूजफुल लाइफ पे बेस्ड है, मतलब यूजफुल लाइफ विल डिटरमाइन कि डेप्री हैवी है कि सस्ता है तुम्हारा, बराबर। तो यू विल बेसिकली री एस्टिमेट वन ऑफ द थ्री थिंग्स। तुम तीन चीज री एस्टिमेट कर सकते हो। डेप्रिसिएशन का मेथड तुम्हारा SLM में तो गलती नहीं है, यूजफुल लाइफ ऑब्वियसली, एंड सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू। लिखा? ओके, लिखा है। नाउ लेट अस फाइनली लर्न कि इंपेयरमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। इंपेयरमेंट आपको ना स्टैंडर्ड देख के ऑलरेडी एक हिंट मिल जाना चाहिए कि इंपेयरमेंट कैसे निकाला जाता है। अभी तक जितना छोटा मोटा लिखा है अपन ने, वो एक रिकवरेबल नहीं, अपन ने एक रिकवरेबल अमाउंट करके टर्म यूज किया है बीच में कहीं तो ऊपर। तो क्या लगता है इंपेयरमेंट, अगर मैं पूछता हूँ कि कितना इंपेयर्ड है मेरा एसेट, तो रिकवरेबल वैल्यू और जो कॉस्ट, मतलब हम लोग इसका रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको कंपेयर करेंगे। ओके, सो इंपेयरमेंट कैन आई से एग्जिस्ट इफ, लेट अस से ये रिकवरेबल अमाउंट जो भी होता है ये आपको पता चल गया है, तो व्हेन विल यू से दैट इंपेयरमेंट एग्जिस्ट्स? यस, आपका एसेट का जो ट्रू वैल्यू है, द रिकवरेबल अमाउंट, बराबर, ये निकला लेसर देन योर कैरिंग अमाउंट। मतलब आपका कैरिंग अमाउंट ओवर वैल्यूड है और आपको उसको रिकवरेबल अमाउंट तक नीचे गिराने की जरूरत है। कंसिडर रिकवरेबल अमाउंट एज समथिंग सिमिलर टू एनआरवी, ठीक है। यहाँ पे एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट्स में कॉस्ट नहीं होता है, फिक्स्ड एसेट्स में कैरिंग अमाउंट होता है, बिकॉज वो हर साल रिड्यूस होता रहता है। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? सीखेंगे अभी अपन, ठीक है। सो इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट्स इफ रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। ए यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड इम्पेयरमेंट इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। इतना समझ में आता है ना, ये साथ में ऑब्वियसली पढ़ के, तो ये अमाउंट इम्पेयरमेंट बनेगा।
मतलब यहाँ का जो डिफरेंस है वो इम्पेयरमेंट है, वो लॉस है तुम्हारा। चलो उसके लिए इंपॉर्टेंटली वी हैव टू लर्न ये रिकवरेबल अमाउंट कौन है। रिकवरेबल अमाउंट इज एन एक्सेप्शनली लॉजिकल अमाउंट। ये असेट का ट्रू वैल्यू है। मेरे को बताओ आप एक फिक्स्ड असेट के साथ क्या करते हो? हाउ डू यू यूज अ फिक्स्ड असेट? यूज कैसे करते हैं? फिक्स्ड असेट्स के साथ आप दो चीज कर सकते हो बेसिकली। नहीं, मतलब अकाउंटिंग यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उसका वैल्यू कैसे रिकवर करोगे आप? एक सेल सेल करेंगे। या तो यूज यस यू विल आइदर यूज इट और यू विल सेल इट। फिक्स्ड असेट का वैल्यू दो ही तरीके से आपको वापस मिलेगा, उसमें से भी यूसेज इज मोर प्रेफरेबल, बेचने के लिए आप रखते नहीं हो। सो रिकवरेबल अमाउंट इज या तो सेल करके जो वैल्यू आता है या तो यूज करके जो वैल्यू आता है। सेल करके जो आपको मिलता है वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो कैन आई से रिकवरेबल अमाउंट कैन बी आइदर द नेट सेलिंग इन नेट क्यू उसमें से हाँ एक्सपेंसिव। नेट सेलिंग प्राइस इज सेल प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। हाँ जो भी, तो ये एक वैल्यू मिल सकता है आपको असेट से। या तो क्या मिल सकता है आपको? यूज करके जो कमाओगे आप, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू इन यूज। एक नया टर्म है, दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू इन यूज। ठीक है, वैल्यू इन यूज क्या होता है समझते हैं। उसके पहले हाउ आर यू लॉजिकली लाइकली टू यूज द असेट? ये दो ऑप्शन है अगर आपके पास, तो आप लॉजिकली असेट कौन से तरीके से यूज करोगे? नहीं, कम साल चलने वाला है तो फिर बेच देंगे। आई अग्री, बट मैं ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ कि लेट अस से आपको ये दोनों पता चल गया कि आप इतने में बेच सकते हो और इतना यूज करके कमा सकते हो। एज अ रैशनल पर्सन आप कौन से तरफ टिल्ट करोगे? जो भी ज्यादा है। तो कैन आई से रिकवरेबल अमाउंट इज ऑल्सो शुड बी हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। समझा आपको? इन दोनों में से जो भी ज्यादा है वही आप करोगे असेट के साथ, मतलब वही असेट का ट्रू वैल्यू है। बराबर? वैल्यू इन यूज इसका मतलब क्या है? सीखेंगे अपन, तू जो भी पूछ रहे हाँ। ठीक है। वैल्यू इन यूज अभी के लिए इज द अमाउंट यू विल गेट बाय यूजिंग द असेट रादर देन सेलिंग इट। ये कैरिंग अमाउंट हुआ था नहीं नहीं, कैरिंग अमाउंट नहीं है, वो एकदम अलग है। चलो व्हाट इज वैल्यू इन यूज, अब ये मेन समझना है। तुम मेरे साथ बनाते जा रहे हो फ्लो चार्ट कि एक साथ बनाओगे? एक साथ बनाओगे? नहीं, बनाते चलो, बनाते चलो, बनाते चलो। रुकता है मैं 1 मिनट, यहाँ तक बनाओ फटाफट। मजा आता है ऐसे सस्पेंस करने में थोड़ा। इतना आएगा तो बंद नहीं करना है जोर से। तो बेचारा क्या मैं पढ़ाई कर वाइट को देखा से ये स्टैंडर्ड का थोड़ा त्रास है, दिस इज वेरी टेक्निकल वगैरह वगैरह बहुत कुछ है इसमें, बट ये लोग ने कुछ चीज पे क्वेश्चन बराबर बनाया ही नहीं है। अभी जो फर्स्ट अपन मेन इंपेयरमेंट सीख रहे हैं उस पे है क्वेश्चन, उसके बाद जो बाकी जितने टॉपिक्स है उस पे कोई इलस्ट्रेशन नहीं है। ठीक से इलस्ट्रेशन ही नहीं है एक्चुअली, मेरे को आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए एक्चुअली, इलस्ट्रेशन नहीं। हाँ पहले पूरा थियरी है, फिर वो भी ठीक है, अपन इलस्ट्रेशन उठा उठा के जगह जगह पे कर लेंगे, बट बाकी टॉपिक्स पे है ही नहीं इलस्ट्रेशन, और टेस्टर नॉलेज भी नहीं, कुछ भी नहीं। एग्जाम में फर्स्ट टाइम आ रहा है आपको, दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ योर इंटर सिलेबस, ये वाला एएस। ये फर्स्ट इंटर है जिसमें सब एएस है, एंड दिस इज वन ऑफ दोस एएस जो पहले अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स किधर भी नहीं था। फाइनल में एएस ही नहीं है, तो ये एक्चुअली स्किप्ड टॉपिक है।
मतलब ये हायर चांसेस आएगा एग्जाम हाँ हायर चांसेस एग्जाम में आएगा हाँ, बट फॉर सम रीजन बहुत ऑनेस्टली फालतू क्वेश्चंस बनाए वो लोग ने, एकदम चिंदी चिंदी बनाए. I guess फर्स्ट टाइम है ना जो हिंदी पूछे. होपफुली सर ये छोटा स्टैंडर्ड है दिस इज सपोज टू बी अ बिग स्टैंडर्ड. मैं बोल रहा हूँ ना, बट एकदम इन्होंने सस्ते में निपटाया है. ये स्टैंडर्ड पढ़ के आपको फीलिंग ही नहीं आएगा कि ये बहुत टेक्निकल और बड़ा है. चार ये लोग ने दिया भाई चार इलू ये लिखा गया. चलो, व्हाट इज वैल्यू इन यूज. तुमको मुझे ये बताने ट्राई करना है थोड़ा तुक्का मार के कि असेट को यूज करके कितना पैसा मिलेगा, ये मेरे को कैसे पता चलेगा. हाँ अरे सेल करके तो लेफ्ट वाला है. प्रोडक्शन करके कैसे मिलेगा बेनिफिट, एंड रिजल्ट क्या है. प्रोडक्ट्स नेट प्रॉफिट थोड़ा आगे का हो गया. क्लोजिंग स्टॉक ग्रॉस प्रॉफिट में भी देखो, यू हैव अ मशीन. मशीन से आपने मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स बनाया, ठीक है. ये गुड्स को बनाने के लिए आपको थोड़े खर्चे लगे होंगे, लाइक लेबर या मटेरियल वगैरह मशीन के अलावा, बट ये गुड्स को बेचने के ऊपर आपको पैसा भी मिला होगा. इफेक्टिवली कहना ही से मशीन यूज करके जो गुड्स का ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैश मिला है, वो ये मशीन का बेनिफिट है. इसीलिए आपने मशीन लाया सो दैट वो ग्रॉस प्रॉफिट आप कमा पाओ. तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ. कितने साल का लिखूं, जितना यूजफुल लाइफ है असेट का. अगर असेट 10 साल चलेगा तो मुझे 10 साल ग्रॉस प्रॉफिट कमाएगा. तो सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ. मैं वैल्यू इन यूज में क्या लिख सकता हूँ, लेट अस से असेट हर साल 1000 यूनिट बनाएगा और मैं 1000 यूनिट पे हर साल 10 रुपए कमाऊंगा, तो 10,000 कमाया हर साल. लेट अस से असेट 6 साल चलेगा तो 60,000 शुड सॉर्ट ऑफ बी द वैल्यू इन यूज विथ वन मोर टेक्निकलिटी. यस, यू हैव टू पुट इट डाउन टू प्रेजेंट वैल्यू. ये जो 60,000 है आप 10,000 करके कमाओगे. कब कमाओगे, पहला 10,000 पहले साल के एंड पे, दूसरा 10,000 दूसरे साल के एंड पे एंड सो ऑन. तो आपको ये सारे फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. दैट विल बिकम द वैल्यू इन यूज. ठीक है. सो वैल्यू इन यूज इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, कोई डिस्काउंट रेट यूज करके. लिखा है फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट समझना है अब अपने को. इसमें ये चलते जाता है फ्लो चार्ट, बट आई एंड द फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ हियर. मैं खाली डिस्काउंट रेट को सर्कल करके एक चीज लिखता हूँ. डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करने का है आपको, यू हैव टू यूज अ प्री टैक्स डिस्काउंट रेट. ठीक है. यू हैव टू यूज अ प्री टैक्स डिस्काउंट रेट. ओके अब क्या समझना लास्ट में बच गया अपना पूरे फ्लोचार्ट में से कि फ्यूचर कैश फ्लोज कैसे निकलते हैं. वो समझोगे तो आपका इम्पेयरमेंट का अंडरस्टैंडिंग खत्म होता है. सॉर्ट ऑफ यस, we'll understand future cash flows. Future cash flows has a concept. It has some inclusions. It has some exclusions. ओके कॉन्सेप्ट क्या है? सर ये बड़ा है, थोड़ा सा एक 5-6 पॉइंट्स आएंगे, ट्राई करो. आ जाएगा. ओके ज़्यादा लॉजिकल वही लगता है, वही ज़्यादा लॉजिकल होता कौन सा वाला? है नेट सेलिंग का. क्यों? बट तुम असेट को नेट सेलिंग वैल्यू एक्चुअली कम लॉजिकल है बिकॉज तुम असेट को कभी एक्चुअल में बेचते नहीं हो, तो वो उसका ट्रू वैल्यू कैसे हुआ? हम खरीदते इसलिए क्योंकि हम प्रॉफिट कमा सकते हैं.
मशीन का सेम हुआ तो फिर एक्चुअल में प्रॉफिट होगा नहीं। तो मतलब तुम्हारा असेट का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो बराबर हो गया ना। हम मशीन इसके लिए लेते हैं कि प्रॉफिट अगर प्रॉफिट से ही मशीन का वैल्यू निकलेगा तो एक्चुअल में कुछ कमाई नहीं है। नहीं तो बराबर है ना, मेरे प्रॉफिट्स का जो टोटल है दैट शुड बी द मशीन वैल्यू ना। मैं ऐसा निकालने ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इतना तो वैल्यू होना चाहिए मशीन का, ऐसा समझ। अपन वो कंपैरिजन कर रहे हैं। तुम्हारा कैरिंग अमाउंट इसके ज्यादा है तो मतलब ओवर वैल्यूड है वो। अच्छा, फ्यूचर कैश फ्लोज के बारे में क्या आपने को सीखने का है? पहला, इट शुड बी बेस्ड ऑन मोस्ट रिसेंट बजट्स एंड फोरकास्ट। ठीक है, तुम्हारा बजट फोरकास्ट में से आना चाहिए वो। यू कैन मैक्सिमम मेक फॉर 5 years, मतलब तुम 5 साल तक का ही एस्टिमेशन कर सकते हो। बट व्हाट इफ योर असेट्स यूजफुल लाइफ इज लेट अस से 8 years, तो आफ्टर 5 years you will extrapolate. What do you mean by extrapolate? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना ये चाहता हूं कि आप अगले 5 साल में क्या होगा या आप बैठ के इमेजिन करोगे, बट 6th ईयर में क्या होगा आप ये इमेजिन नहीं करोगे। आप 5th ईयर के कैश फ्लो में प्लस 10% ऐसा अंधाधुन करते जाओगे, बिकॉज स्टैंडर्ड मानता है कि 5 साल के आगे वी कैन नॉट हैव अ रीजनेबल एस्टिमेशन कि क्या होने वाला है। सो आफ्टर 5 years यू विल एक्स्ट्रापोलेट। अच्छा, एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए आपको क्या लगेगा? एक ग्रोथ रेट लगेगा। मैंने वो प्लस 10% बोला, वो 10% लगेगा आपको। तो एक ग्रोथ रेट कौन सा लेने का इसके लिए? नहीं, वो कुछ भी ले सकते हो आप, बट स्टैंडर्ड का गाइडेंस सिर्फ इतना है दैट द ग्रोथ रेट शुड बी आइदर स्टेडी और डिक्लाइनिंग। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगले साल 10% बढ़ेगा, उसके अगले साल 11%, उसके अगले साल 12%, ये नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज एन इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट। आपका ग्रोथ रेट हो सकता है कि हर साल 10% बढ़ेगा, या तो अगले साल 10, अगले साल 9, अगले साल 8। ठीक है, and last, while calculating cash flows you should give more weight to external assumptions या external factors। आपको क्या लगता है असेट के बारे में वो मत सोचो, मार्केट में क्या हो रहा है असेट को लेके वो सोचो। कंटिन्यूअसली अपन 8 साल तक ग्रोथ रेट ही लगाएंगे ना? नहीं, आप 5वें साल तक जेन्युइनली सोचोगे कि मेरा प्रोडक्शन कितना हो सकता है। आप फर्स्ट ईयर पे प्लस परसेंटेज नहीं करोगे। ठीक है, नाउ आई विल टॉक अबाउट इंक्लूजन्स। ठीक है, आपके कैश फ्लोज में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। सो यू शुड इंक्लूड ऑब्वियसली मशीन से आने वाले नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम यूज ऑफ मशीन, नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम यूज ऑफ असेट लेना ही है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कैश आउटफ्लोज माइनस करना ही है। एंड रेसिडुअल वैल्यू लेने का, असेट का लास्ट ईयर में जब वो बेचा जाएगा स्क्रैप पे, वो वैल्यू भी उसका कैश इनफ्लो करके लेने का। एक्सक्लूजन में क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या मशीन रिलेटेड कैश फ्लो नहीं माना जाएगा। डेप्री वैसे भी कैश फ्लो नहीं है, उसको ना मानने का जरूरत नहीं अपने को। यू शुड नॉट कंसिडर अनरिलेटेड कैश फ्लो सच एज टैक्स एंड इंटरेस्ट, इसको बाहर रखने का, टैक्स एंड इंटरेस्ट के कैश फ्लोज को। बिकॉज आप बोल सकते हो कि यार मेरा मशीन है उसीलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो रहा है, या मशीन इनकम कमा रहा है तो ही टैक्स लग रहा है, बट वो थोड़ा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो बाहर रखने का। देन फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग वाले कैश फ्लोज को एक्सक्लूड करने का, मतलब
आप बोलते हो मेरे पास अभी 2 माले का बिल्डिंग है तो मेरे को 20,000 रेंट आता है, मैं 2 साल बाद शायद से और 3 फ्लोर ऐड करूंगा, उसके लिए मुझे शायद से और 30,000 ऐड रेंट ज्यादा मिल सकता है। ऐसा इमेजिनरी एस्टिमेशंस के ऊपर कैश फ्लोज ऐड नहीं करने का, आपका करंट स्टेटस ऑफ असेट के हिसाब से कैश फ्लो लेने का। अभी 2 माले का बिल्डिंग है तो हमेशा 2 माले का ही रहेगा, सोच के कैश इनफ्लोज निकालो। ठीक है, चलेगा, इतना ही एक्सक्लूजन है इसमें। दो साल बाद में 3 फ्लोर बनाऊंगा, उसके लिए जो कैश आउटफ्लो होगा उसको भी नहीं गिनने का ना? नहीं, वो भी नहीं गिनने का। एक स्टार पॉइंट, व्हाट इफ यू हैव फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज? नो, बट यू हैव ईयर 1 में $100 मिलेगा, ईयर 2 में $200 मिलेगा, ऐसा है। तो मैं क्या करूँ, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालूं, कैसे करूँ मैं? अपने को जो मिलने वाला है क्लोजिंग रेट भी मिलेगा ना उसी में। हाँ, बट आप क्या करोगे, आप $100 $200 को प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे आप, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के पहले ही मैं $100 $200 को रुपीस करके प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, यू हैव वन मोर ऑप्शन, $100 $200 को यूएस के डिस्काउंट रेट पे पहले डॉलर में प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल लो, फिर डायरेक्टली लास्ट फिगर को रुपीस में कन्वर्ट करो। ये भी ऑप्शन है ना आपके पास। समझा आपको कौन सा करना चाहिए? सेकेंड वाला करना चाहिए। मतलब द पॉइंट हियर इज कि अगर आप कैश फ्लोज को ही रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हो तो इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स नकली, बिकॉज वो कैश फ्लोज एक्चुअली रुपीस में नहीं कमाए गए हैं। तो वो कैश फ्लोज जब डॉलर में कमाए गए हैं तो उसको प्रेजेंट वैल्यू भी डॉलर में ही निकालो, बिकॉज वो यूएस में कमाए गए हैं तो यूएस का डिस्काउंट रेट लेके इज्जत में कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू डॉलर में निकालो, फिर लास्ट में उसको एक बार में रुपीस में कन्वर्ट कर दो एट द स्पॉट रेट। ठीक है, तो अगर फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहला, देयर विल बी कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी। दूसरा, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू इन फॉरेन डिस्काउंट रेट। तीसरा, convert foreign present value into rupees at spot rate। सर हमारा फ्यूचर का एस्टिमेशन तो ऐसा एक्यूरेट हो नहीं सकता, तो उस केस में अगर इसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है चलेगा यार, थोड़ा तो एस्टिमेशन ओरिएंटेड है ये, दैट इज ओके। उसके वजह से जो गलतियां होंगी वो चलती है। डिस्काउंट रेट नहीं रहेगा तो फॉरेन रहेगा ही, वो तुमको मार्केट से मिल जाएगा, उसका ना रहने का सवाल नहीं है। इट इज लाइक सेइंग कि कोई फॉरेनर अगर इंडिया का डिस्काउंट रेट निकालना चाहता है तो डायरेक्टली एसबीआई का लोन का रेट जाके ले लेगा, वो नहीं रहेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट विल बी अवेलेबल फॉर यू। सर तो ये भी कर सकते हैं ना, मतलब कन्वर्ट पहले रुपीस में कर ले, उसके बाद जो यूएस का डिस्काउंट रेट है उसके बाद में नहीं, दैट विल टेक्निकली गिव यू द सेम आंसर। हाँ अगर तू सबको कन्वर्ट रुपीस में स्पॉट रेट पे करेगा तो हाँ कर सकता है, बट द एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज तो डॉलर का ही प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा है, तो करने का भी वैसे। चलो लिखा। अब रिकॉग्निशन लास्टली, सो दैट वी कैन गो एंड सॉल्व सम्स। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? ये अभी जो आपने सीखा ये इन अ वे मेजरमेंट था। रिकॉग्निशन मतलब क्या करने का, इंपेयरमेंट आने पे कहाँ डालने का। सो इंपेयरमेंट लॉस कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? इट इज जनरली रिकॉर्डेड इन पीएनएल। इंपेयरमेंट का लॉस सीधा पीएनएल में जाता है। हाउएवर, इफ इम्पेयरमेंट इज हैपनिंग टू अ रीवैल्यूड असेट, कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होगा हाँ,
टू रीवैल्यूड असेट बराबर बढ़ी गई क्या? you will first set off the revaluation gain and balance will be debited to P&L. ये स्टैंडर्ड इतना ऐसा ये लोग ने क्वेश्चन जिसका इतना ऐसा फ्रेम किया है कि आई हैव टॉट यू बेसिकली द फर्स्ट बेसिक पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड. अब इसमें वेरिएशंस आते हैं बहुत सारे, बट इतना सीख के तुम सारे इलस्ट्रेशन कर पाओगे. पर सर अगर रिवाइल लॉस हो पहले की तो फिर तो पीएनएल में जाएगा डायरेक्टली. इंपेयरमेंट लॉस भी पीएनएल में जाएगा. कॉस्ट सेट ऑफ रिवाइल गेन वो एसेट का रिवाइल गेन की पूरे मतलब ब्लॉक का वही असेट का. बट सर अगर रिवाइल लॉस है ऑलरेडी और मैं बाकी का जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो पूरा डाल दूंगा इसमें पीएनएल में पीएनएल में, तो रिवाइल लॉस तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ना. चलेगा ना. रिवाइल लॉस के केस में भी उसको पीएनएल में नहीं डाला जाता ना. पीएनएल में डाला जाता है. इम्पेयरमेंट लॉस होते हुए रिवाइल लॉस है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. रिवाइल लॉस होते हुए तुम कुछ अलग सा गेन वही एसेट पे रिकॉर्ड कर रहे हो, वो स्टुपिडिटी है. बराबर, ये चलेगा. दोनों लॉस लॉस ही है. चलो, नाउ यू हैव लर्नड व्हाट यू नीड टू लर्न टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द सम्स फ्रॉम द मॉड्यूल. तो चालू करते सॉल्व करना. कम टू इलस्ट्रेशन 1. सेकेंड मॉड्यूल में वो पहले पहले असेट्स वाले टॉपिक में आता है. 5.213 एक्चुअली लोग को इलस्ट्रेशन 1 का ही पेज नंबर बता दे. फाइव 5.235 पे क्वेश्चंस है. ये चलो खोला, पेज खोला. Okay. Ergo Industries gives the following estimates of cash flows relating to PPE as on 31st December. The discount rate is 15%. 5 साल का एस्टिमेट दिया हुआ है. कैश फ्लो रुपीज में दिया हुआ है. रेसिडुअल वैल्यू इज 1000 lakhs. PPE was purchased on 1st Jan 20XX. Useful life 8 years. Net selling price is 20,000 lakhs. Calculate on 31st December. Carrying amount at the end of X1, value in use on end of X1, recoverable amount, impairment loss, revised carrying amount and depreciation. Okay, अच्छा ये लोग ने revised carrying amount and depre पूछा है, तो मैं आपको actually recognition में ना एक और point लिखा देता हूँ. The balance carrying amount after impairment. आप impairment करोगे तो asset कम होगा कि ज़्यादा? तो एक बार आपने asset का carrying amount कम कर दिया, तो उसका जो बैलेंस कैरिंग अमाउंट है इट विल बी डेप्रिशिएटेड प्रोस्पेक्टिवली. अब आगे जितने साल बचे उतने में उसको डेप्रिशिएट करने का. विल बी डेप्रिशिएटेड प्रोस्पेक्टिवली. ठीक है. सर बट कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 20XY एंड रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट दोनों एक ही है ना. नहीं, कैरिंग अमाउंट इज विदाउट इम्पेयरमेंट, रिवाइज्ड इज विद इम्पेयरमेंट. ओके, एक नोट दिया है. द ईयर 20XX इज द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर बिफोर 20X0.
मतलब एक 20xx है, फिर ऐसा हो रहा है बराबर. दिस इज द फ्लो ऑफ ईयर्स अपेरेंटली इन द क्वेश्चन. ओके, नाउ ये लोग को इन्होंने सबसे पहले क्या पूछा है, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 20x1 कैलेंडर ईयर चल रहा है. कैसे निकालोगे बताओ. चलो, इसमें तो कुछ इम्पेयरमेंट का है भी नहीं. व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 20x1? 30,000 लाख. 2 साल के डेप्रिसिएशन लगेगा. नहीं, डिवाइड बाय The end of X1 month. 40 into 3 divided डिवाइड बाय 7 ना. They've not drawn it. डिवाइडेड बाय 7 क्यों? 8 साल का लाइफ है ना. 25, 375. 25 375. I don't know if it's correct. 40 into 3 divided by 8. Correct. 40 1000 क्यों? 30 minus 1 into 3 divided by 8. 25 375. ये मेरे को 25 375 आ रहा है. वो तो डेप्री होगा. माइनस 40 25 कैसे? एक 1,000 के रेसिडुअल डिवाइडेड बाय इंटू 3 कैलेंडर ईयर. क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका कैरिंग अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? आपका असेट जो है ना, उन लोग ने ये वाले साल के फर्स्ट डे पे खरीदा है, तो ये साल का डेप्री लगेगा, ये साल का डेप्री लगेगा और ये साल का भी डेप्री लगेगा. दे आर आस्किंग इट ऑन 31 दिसंबर x1 बराबर. तो 3 साल का डेप्री लगेगा. सो कैरिंग अमाउंट विल बी ओरिजिनल कॉस्ट 40,000, रेसिडुअल वैल्यू 1000. देयरफॉर डेप्रिसिएशन ब्रैकेट्स में xx x0 x1 3 साल का will be 40,000 minus 1,000 divided by 8 years का life into 3 years का usage, which is 14,625 ना. Therefore your carrying amount will be 40,000 minus 14,625 25,375. यहां तक लिखा? बी फास्टर लिखो. चलो, लिखा यहां तक. अगला क्या पूछा उन्होंने? वैल्यू इन यूज. खुद से निकालो. मैंने तुमको आज तक भी एक बार कैलकुलेट नहीं करवाया, बट आई हैव रिटन इनफ फॉर यू कि आप ट्राई कर सकते हो वैल्यू इन यूज निकालने. इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज. कराए मतलब एफएम में कराया. मैंने लीजेस में तुमको सिमिलर चीज करवाया, बट दैट वाज नॉट वैल्यू इन यूज. बट हाँ, तुमने वो तरीके से सॉल्विंग किया हुआ है. वैल्यू इन यूज निकालना है. सब कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो अपन ने जो जो लिखा है. जो रेट दिया वो प्री टैक्स है ना. यस, कुछ नहीं दिया है अज्यूम करने का. वैसे भी टैक्स रेट नहीं दिया है.
टैक्स रेट दिया रहता तो क्या करता? नेट ऑफ टैक्स। तो भी कुछ नहीं करते, प्री टैक्स बोला उन्होंने। सर कितने डेसिमल प्लेस करने का? 2। ये रूल नहीं है, ऐसे ही मेरा प्रेफरेंस है, बस एक मत लेना, एटलीस्ट टेक 2। 21402 ओके, 20x मैंने निकाला नहीं है। हाँ 20x में कैश फ्लो उससे मतलब ही नहीं ना, 25 साल से देखिए। तू अगले 5 साल का कैश फ्लो निकालता है, अगले 5 साल का। X2 से X2 जो दिया है वो 5 बराबर है। रेसिडुअल वैल्यू पे ऐड होगा। यस, अपन ने लिखा है, इंक्लूजन्स में लिखा है कैश फ्लो के। बिल्कुल 19,500 नेट मतलब किस चीज से? 19,025 अलग क्यों आ रहा है? आप दोनों देखो ना आपस में। हाँ 40,000 को कुछ नहीं करने का आपने को, यू जस्ट हैव टू टेक फ्यूचर कैश इनफ्लोस। बिकॉज मैं क्यों बता दूं माइनस क्यों नहीं करने का, बिकॉज अब इस वैल्यू को ही आप 40,000 से कंपेयर करोगे तो चेक कि आपका 40,000 ज्यादा है कि ये ज्यादा है। 40,000 इज योर इन्वेस्टमेंट, उसके सामने आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स कंपेयर कर। और नेट 6 में 1.490 आया। हाँ 190 समथिंग वाला करेक्ट है कि सर पूरा कैलकुलेटर 21,000 में आया। नहीं सब पॉइंट से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने सब पॉइंट्स लेके ही किया है, मेरे को 19,020 आया। हाँ, उतना आसपास आएगा। 19,060 दो बार यहाँ से हो गया। कितना डेसिमल लिया? राउंड ऑफ के सेकंड वाला मैंने 15 दिया थी हाँ ओके, वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं ये डाउट है किसी को? पैर पे नहीं गिरा ना किसी का? तो ऐसा आवाज थोड़ी आता। जागा भव्या आवाज से। अरे सो रहा था बेचारा वो। हाँ? वैल्यू इन यूज कैसे निकालोगे? ईयर 1 2 3 4 5 दो बार क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज रेसिडुअल वैल्यू पे आएगा। व्हाट आर द कैश फ्लोज? 4,000 ये लास्ट वाला 1,000 रेसिडुअल वैल्यू है बराबर। फिर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लो है कितना? 15%। तो इससे जो भी आता है वैल्यूज, पहला वाला बताओ खाली मेरे को। 0.8 ठीक है, 87 लो समझो, 0.76। तो आप क्या कर रहे हो? 1 डिवाइडेड बाय 1.15 डिवाइडेड बाय 1.15 करके लिख रहे हो आप, ठीक है। ए इन दोनों का डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम रहेगा। ओके, फिर आप मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। अप्रोक्स मेरे को कोई एवरेज आउट क्या आंसर आ रहा है तुमसे? 025 ले लूं, ठीक है। 020 25 60 सब चलेगा, ठीक है। 19,025 लेता हूं मैं। तो 1000 को सेम रेट पे रखा ना,
हाँ ठीक है, फिर राउंडिंग ऑफ से 5000 ही 5 कर लिखा। हाँ ठीक है, राउंडिंग ऑफ का ही रहेगा फिर। ठीक है, 19025 इज माय वैल्यू इन यूज, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। 65 का डिफरेंस चलता है। तेरा 19080 आ रहा है, 1896 18960 नहीं आना चाहिए वैसे। ये रेट से हिसाब से 19060 आ रहा है। अच्छा 2 डेसिमल तक लेने हाँ, ये से। जो मैंने बोला तुम मेरे को इसका 2 डेसिमल पूछ रहे थे क्या? हाँ, मैं इसका बता रहा था, but ठीक है। लेकिन आंसर ज्यादा फर्क है। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, 2 डेसिमल लो तो भी ठीक है, चलेगा। ओके, आगे बढ़े। वैल्यू न्यूज निकाला, अब ये लोग क्या पूछ रहे हैं? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? Higher of net SP or minus. यस, सो रिकवरेबल अमाउंट विल बी, मेरा वैल्यू इन यूज 19025 या वॉट एवर है, मेरा नेट सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000 lakhs. 20,000 इज माई नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस विल बी सेलेक्टेड एज रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। अच्छा, नाउ इम्पेयरमेंट है क्या कुछ मेरे को? हाँ 5375. यस, माई कैरिंग अमाउंट इज हायर देन द रिकवरेबल अमाउंट। मतलब मैं असेट को यूज करूं चाहूं बेचूं, ठीक है, मैं जो भी करूं इन दोनों में से, मैं इस असेट का 25,000 का वैल्यू तो रिकवर नहीं करने वाला हूं। दैट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट। समझा आपको कि मैं ये असेट को यूज करूं कि बेचूं, ये असेट जो फिलहाल 25,000 पे रिकॉर्डेड है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिकवर्ड बाय मी। सिंपल मैं आपको एक थोड़ा एनालिसिस बताता हूं। ये 25,000 इवेंचुअली कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। 25,000 इवेंचुअली कहा जाएगा? पीएनएल डेबिट में जाएगा। लेटस से आई यूज द असेट, तो ये वाला चीज पीएनएल क्रेडिट में जाएगा। ये बराबर ना? ये कैश इनफ्लोज इन अ वे व्हाट इज हैपनिंग इज, आपका मशीन का जो कैरिंग वैल्यू है ये इवेंचुअली कहा जाएगा? डेप्रिसिएशन के थ्रू पीएनएल डेबिट में जाएगा। और मैं इन दोनों में से फॉर नाउ लेटस से वैल्यू इन यूज सेलेक्ट करता हूं, मतलब मैं यूज करूंगा असेट को, तो ये अमाउंट इन अ वे पीएनएल क्रेडिट में जाएगा। तो बेसिकली मेरा इनकम इज 19025, माय एक्सपेंसेस कहा गया 25,375, मतलब आई एम ऑलरेडी एट अ लॉस विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग दिस असेट। उसीलिए मैं आज ही ये लॉस रिकॉर्ड कर रहा हूं, कंजर्वेटिज्म एटसेट्रा। समझा आपको? सो माय असेट इज ओवर स्टेटेड, आई एम नॉट गोइंग टू रिकवर 25,375 आइदर बाय सेलिंग द असेट इटसेल्फ और बाय सेलिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द असेट। तो मैं असेट को नीचे गिरा दूंगा आज, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट कैसे निकलेगा? ये असेट का कैरिंग वैल्यू है 25,375 आज के दिन पे, बट आज के दिन पे ये असेट एट बेस्ट मेरे को 20,000 ही रिकवर करके दे सकता है, वो भी इफ आई टेक द ड्रास्टिक स्टेप ऑफ सेलिंग द असेट। सर बट अगर ऐसे देखें तो फिर हम लोग हायर ऑफ लेते हैं, मतलब एसेट वैसे भी ओवर वैल्यू करता है ना, मतलब हाँ, मतलब द स्टैंडर्ड एक्चुअली इज लीनियंट विथ यू व्हेन यू कैलकुलेट्स रिकवरेबल अमाउंट। सर बट अगर हम लोग ने कंटिन्यू करके मशीन यूज करने ही वाला है तो उसका वैल्यू इंक्रीज भी लेंगे ना इम्पेयरमेंट के लिए? नहीं, आप अगर आपका मशीन का हालत जेन्युइनली खराब है तो आप बेच भी सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो, स्टैंडर्ड के पास 2 ऑप्शन था, या तो दोनों में से हायर लेने दो, या तो व्हाट द मैनेजमेंट विशेस टू डू ऐसा करने दो। सेकंड वाले में रिस्क क्या है? तुम्हारे इम्पेयरमेंट लॉस के अमाउंट के साथ खेलने लगोगे। समझो डिसाइडेड है कि वो मशीन यूज ही कर रहा है तो वैल्यू इन यूज ही लेते ना इसमें? नहीं, तुम तो भी हायर ही लेते थे। दैट इज द प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड अगर बोलता है कि जो तुम्हारा इंटेंशन है वो वैल्यू लो, तो देन तुम दोनों रख के देखोगे, जिससे तुम्हारा इम्पेयरमेंट कम ज्यादा आ रहा है तुम वो लेके देखोगे और अपना पीएनएल को इन्फ्लुएंस करना चालू करोगे। द स्टैंडर्ड कैन नॉट लीव दैट इन योर हैंड्स उसके लिए, ठीक है। इम्पेयरमेंट समझा? और क्या पूछा है? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इज ऑब्वियसली हाउ मच? 20,000। क्या होगा आपका? कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट वाज 25,375, आपने इम्पेयरमेंट उसमें से लॉस हटा लिया 5,375, तो आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट विल बी 20,000। आई नो मैं थोड़ा ऑब्वियस सा चीज बोल रहा हूं, बट इम्पेयरमेंट ब्रिंग्स योर कैरिंग वैल्यू डाउन टू द रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। लिखा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट तक लिखा? ये लिखते जाओ चलो। लास्ट क्या बाकी है? डेप्रिसिएशन फॉर 2006। अगले साल का डेप्रिसिएशन पूछ रहे हैं। कितना साल बाकी है असेट को?
5 बाकी है, 3 हो गए ना, तो 8वां खत्म होने पे असेट बंद होगा। ऑल्सो तुमने 5 साल के कैश फ्लोज लिए, मतलब 5 साल तो चलेगा। 20,000 नहीं, थर्ड ईयर के एंड पे थे हम, तो 20 रेसिडुअल वैल्यू को नहीं भूलने का, डिवाइडेड बाय 5 इयर्स कितना आता है? डन। These are the type of sums जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ मॉड्यूल देख के, which you can expect in the exam from this standard. Probably ऐसे समझाएंगे। इसमें 20x1 से ही नहीं होगा, नहीं, 20x2 से होगा। 20x1 के एंड पे तुम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करवा रहे हो, तो तुम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे। इलस्ट्रेशन 2 खुद से करो। सिमिलर ही कर रहे हो, उल्टा 5 चीज और कम कर रहे हो। हाँ वही। करो फटाफट सेकंड वाला। ये हो गया। ये देखें। हमको नहीं बता रहा ऐसा कोई, पर उस केस में कैसा होता है? हम कैसे सब सेम होता है। Why will it be different for intangible asset ना? सेल तो नहीं कर सकते हम। कर सकते हो तुम, तुम्हारे पास एक सॉफ्टवेयर है, बेच सकते हो तुम किसी और को। और अगर वो सॉफ्टवेयर अभी उसका कोई सेल्स होने वाला नहीं है, तो फ्यूचर कैश फ्लो तो उसका नहीं आएगा, तो उस केस में नेट सेलिंग वैल्यू। अच्छा, अगर उसका फ्यूचर कैश फ्लो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी बंद हुआ है, आउटडेटेड हुआ है। तो फिर उसका रिकवरेबल वैल्यू 0 हो जाएगा और असेट पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा। वही पूछा है ना value। तो भी वही आएगा, 121 ही आएगा। हाँ मेरे को 118 आया। मेरे को एग्जैक्ट 122 आया। 118 बिना रेसिडुअल वैल्यू क्या आ रहा है? रेसिडुअल वैल्यू नहीं लिया है। नहीं लिया है मैंने। 5 लाख 3 पॉइंट ले तो सेम एग्जैक्ट आउट नहीं, मैं तो 2 पॉइंट लिया। लिया 121.9 तो थर्ड वाला राउंड ऑफ क्या है? हाँ देख 3.1 आया। क्यों जाके?
किया सेकंड वाला 120 121 ऐसे रेंज में कुछ आंसर आ गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 देखो, जी लिमिटेड चालू करूं? Illustration 3 देखो, G acquired a machine for 7 crores on 1st April that had estimated life of 7 years. The machine is depreciated on SLM basis and does not carry any residual value. On 1st April X4 कितने साल बाद? 4 साल बाद, ठीक है। The carrying value of the machine was reassessed at 5.1 crores and the surplus was credited to reval reserve. For the year ended March X6 और 2 साल बाद, conditions indicating impairment of the machine existed and the amount recoverable was only 79 lakhs. You are required to calculate the loss on impairment and show how the loss will be treated. G had followed the policy of writing down the reval surplus by the increased charge of depreciation from revaluation. ये क्या है? Reval gain और balance debit P&L में से होगा उसके वजह से। वो ठीक है, बट ये लास्ट लाइन क्या दिया पॉलिसी वाला? हाँ वही उसका आपने जो लिखा है वही है ना, मतलब जो आपने Depreciation में nominal है, उसे जो increase हो रहा है वो reverse मतलब रिवेल सरप्लस हर साल के बाद सेम अमाउंट पे रहेगा क्या? नहीं, अपन ने AS10 में एक चीज सीखा था कि आपको अगर इच्छा है तो आप रिवेल रिजर्व में से थोड़ा थोड़ा रिटेन अर्निंग्स में हर साल ट्रांसफर कर सकते हो, ये वो वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर साल जितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है ये लोग रिवेल सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, विल सी साथ में कि कैसे करने का। सबसे पहले अपन निकालते हैं कि आपका मशीन के साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले यू हैव अ मशीन का परचेस, इंक्रीजिंग चार्ज मतलब P&L में डायरेक्ट जा रहा है, तो रिटेन अर्निंग्स में कैसे जाएगा? नहीं रिटेन अर्निंग्स में जाएगा, आप वापस P&L में नहीं भेजते हो इसको। इंक्रीज चार्ज ऑफ डेप्री मतलब एक एडिशनल डेप्री जो आ रहा है बिकॉज तुमने असेट को रीवैल्यू करके गेन निकाला है। अच्छा चलो, परचेस ऑन 1st April X0 इज 7 करोड़। इसमें से पहले कितने साल का डेप्री हुआ? 4 साल का डेप्री हुआ, कितना होगा? 4 करोड़ ही हो जाएगा सीधा। 3 साल का होगा ना, 4 है ना? 20 से X0 X1 X2 X3 X4, फर्स्ट अप्रैल X4 है ना, और ये फाइनेंशियल है। हाँ तो 31 मार्च X4 अगर मैं पकड़ूं ये सब मतलब डायरेक्ट तो मैं करूंगा, हाँ 3 करोड़ का मेरा कैरिंग अमाउंट ऑन 1st April X4 है। नाउ इस दिन क्या हुआ? आपको फेयर वैल्यू इसी दिन का पता चला कि 5.1 है, therefore you have a reval gain of 2.1 and therefore the carrying amount on 1st April X4 has now become 5.1. ओके, ये हो गया रिवैल्यूएशन गेन वाले साल तक। अभी 5.1 से और 2 साल का डेप्री होगा। हाँ अभी 3 साल ही बचा है, माइनस 2 years डेप्री आउट ऑफ 3, 3.4 17 का टेबल। हाँ बचा किस दिन बचा? कैरिंग अमाउंट है 1426 31 मार्च X6 बराबर। वे रिकवरेबल 79 lakhs का रिकवरेबल अमाउंट है इस दिन। क्या हो गया, फॉलो कर रहे हो? जब आपका ये रिवैल्यूएशन हुआ तो 7 में से 4 years हो गया था, 3 साल बचा था, और 2 साल बाद क्वेश्चन बोलता है कि तुम्हारा इंपेयरमेंट हो रहा है, तो 3 में से 2 साल का और डेप्री हटा के 1 साल को बाकी रख के इस दिन पता चला कि मेरा असेट का रिकवरेबल अमाउंट 79 lakhs ही है, तो 0.91 होगा। आई हैव इम्पेयरमेंट ऑफ 91 lakhs। ये 91 lakhs आइडियली कहाँ से जाएगा? रिवैल गेन से बैलेंस जाएगा और जो भी रहेगा वो डेबिट होगा।
यस, तो थोड़ा रिवैल रिजर्व से जाएगा और बाकी का पीएनएल से जाएगा, बराबर। ओके, रिवैल रिजर्व का ओजी बैलेंस कितना था? 2.1, ठीक है। अच्छा, आपका एडिशनल डेप्री कितना था? यस, आपका देखो, आपका असेट अच्छा खासा 3 पे चल रहा था जब डेप्री 1 करोड़ था। 5.1 के आने के वजह से आपका डेप्री कितना हो गया पर ईयर? 1.7 हो गया। 1.4 का एक्स्ट्रा डेप्री। यस, तो बेसिकली यू हैव एडिशनल डेप्री ऑफ 1.7 माइनस 1 इंटू 2 ईयर्स। क्या हो रहा है आपका? रिवैल रिजर्व एट द एंड ऑफ द 4th ईयर 2.1 का क्रिएट हुआ। अभी 3 साल बाकी है, आपको बेसिकली 3 साल में रिवैल रिजर्व खाली करने का है। खाली कैसे करोगे? एडिशनल डेप्री वाला जो पार्ट है यहाँ से आप रिटेन अर्निंग्स में वापस भेजो। सी, रिवैल रिजर्व हैज इन्फ्लेटेड द असेट, इट वुड आल्सो हैव रिजल्टेड इन इन्फ्लेटेड डेप्रिसिएशन। तो 2.1 जो वैल्यू बढ़ा उस पे जितने डेप्रिसिएशन इन अ वे यस, तो दैट इज बेसिकली एसएलएम बेसिस पे 0.7 एवरी ईयर। अब वो 3 में से 2 साल हो गया है, तो 2.1 में से 0.7 एवरी ईयर के हिसाब से 1.4 मैंने रिटेन अर्निंग्स में निकाल के डाल दिया होगा, 0.7। तो यहाँ 0.7 बचा, तो 0.21 जाएगा पीएनएल में से, बराबर। बैलेंसिंग फिगर 0.91। इम्पेयरमेंट लॉस है जो पहले रिवैल रिजर्व से सेट ऑफ होता है जितना अवेलेबल है, और बाकी पीएनएल में जाता है। वो लिख रहे हैं 0.7 क्या 1.7 में से 1 को भी मैं माइनस करूंगा ना। मैं डिफरेंशियल डेप्री निकाल रहा हूँ। जब असेट सही चल रहा था बिना रिवैल्यूएशन के, तो पर ईयर डेप्री 1 करोड़ था, बट अब 1.7 करोड़ जा रहा है, तो रिवैल्यूएशन की वजह से 0.7 का एक्स्ट्रा डेप्री आ रहा है। चलो लिखा। चलो इलस्ट्रेशन 4।
X Limited purchased PPE 4 years ago for 150 lakhs and depreciates it at 10% straight line method. ठीक है. At the end of the 4th year, it has revalued at the asset at 75 lakhs and has written off the loss on revaluation to P&L. अगर आप 150 के एसेट को 4 साल डेप्री करोगे तो कितना डेप्री हो जाएगा? 90 बचेगा, बट उसका रिवैल्यूएशन करके कितना वैल्यू कर दिया? 75. तो यहाँ पे रिवैल गेन है कि लॉस है? ओके, तो 75 हो गया. However, on the date of revaluation, the market price is 67.5 lakhs and the disposal cost are 3 lakhs. What will be the treatment of impairment loss on the basis that fair value for reval purpose is determined by market value and the value in use is estimated at 60 lakhs? 64.5 will be higher. बराबर. अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा? इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा? 10.5 आएगा. 64.5 75 को कंपेयर करके बस उतना ही आंसर लिखते हैं इसको. अरे सो सॉरी, मैं रिवाइल करना भूल गया. हाँ, वैल्यू इन यूज, कॉस्ट टू सेल. सेल अरे क्या था जेनी भी ना पड़ी हुई थी मॉडल नहीं बना मना बढ़िया से हेलो. हाँ मानो. नहीं है, सिर्फ उतना ही है, वो 7 to 11 वाले ही है. नहीं वीकेंड में ही नहीं है. हाँ ओके. हाँ चल. वैल्यू इन यूज. आज अपने दोनों स्टैंडर्ड्स
इम्पेयरमेंट तो हो ही जाएगा एक्चुअली। एएस 26 में है कंटेंट बट कुछ क्वेश्चंस नहीं है बहुत ज़्यादा, सेम इसके जैसे ही। तो आई एम होपिंग कि वो भी अपन एटलीस्ट लिख के समझ के ख़त्म करें तो वो भी एक इंटेंजिबल असेट्स। कल AS5 बहुत ही टाइम पास है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेट प्रॉफिट वाला है। नेट प्रॉफिट वाला उसका बहुत बड़ा है, बहुत उसका नाम भी extended नाम ही है। बड़ा है। तो 3 लाइन का नाम 29 क्यों आता है? प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। चलो एसपी और सीटीएस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। हमारा कभी लीजित को दिक्कत आना कौन से दो एज निकाले? है 6 और 8 सॉरी नहीं है 6 डेप्री है तो 10 मारेगी और 8 वाला इंटेंजिबल असेट के ऊपर था, वो इंटेंजिबल असेट में डाल दिया। तो ये 26 करवा के मतलब है पूरा ही कर हम खुद तो चलो टीवाई के 8 और 10 करो। टीवाई के 8 और 10 करो। 10th वाले में जो प्रोविजन में एंट्री मारा है, इट इज लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, वैसे प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट है, वो असेट से ही कम होने वाला है। 11th वाला देखो, करो खुद से चालू करो एक बार 11th वाला। तो सर एक ही एंट्री आएगी पीएनएल टू P&L to asset। कितना साल हुआ उतना मतलब 31 मार्च 15 साल ना फर्स्ट वाला 31 मार्च X2 का कैरिंग अमाउंट शायद बिना इम्पेयरमेंट के पूछ रहा है वो। चलो प्रोविजन के थ्रू किया तो प्रोविजन टू एसेट्स एंट्री नहीं मारना पड़ेगा। नहीं ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ डिफरेंट लेजर, कॉस्ट ऑफ असेट इज अ डिफरेंट लेजर ना। समझा, पर वो लोग बाद में बैलेंस शीट में एसेट साइड में नेट वैल्यू ही दिखा रहे हैं। हाँ दिखाते हैं बट वो लेजर नेट ऑफ नहीं होता है, लेजर दोनों पड़ा रहता है। तो सर इसमें तो सिर्फ वो डिक्लाइन जितना है वो दिखा के करना है ना। हाँ, कॉस्ट ऑफ असेट 500, अक्यूमुलेटेड डेप्री 4.15। मैं ऑप्शन तो 85 विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑन 31st मार्च X1। 60 इसका ये सब का भी डेप्री माइनस होगा ना। फिर डेप्री फॉर X1 X2 कितना है 25, तो 60 विल बी कैरिंग अमाउंट ऑन 31st मार्च X2। ये अपन लोग ने पहला वाला चीज निकाल लिया ऐसा करके। फिर राइट ऑफ पूछा, राइट ऑफ के लिए विल हैव टू कंपेयर दिस विथ रिकवरेबल अमाउंट। ओके, तो ये कैरिंग अमाउंट हुआ। अभी रिकवरेबल अमाउंट के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है? 30 lakhs net selling price और बोला है कि expected decline 20% by next year। ओके, सो नेट सेलिंग प्राइस विल बी 30 माइनस 20%। क्यों माइनस 20%? बिकॉज 30 lakhs इज ऑन 31st मार्च X1, मैं X2 पे इम्पेयरमेंट निकाल रहा हूँ बराबर। तो 30 माइनस 20% मतलब 6 मतलब 24। वैल्यू इन यूज वो भी वैसे ही दिया है ना, 35 माइनस 30%। तो 3.5 मतलब 7, 10.5 माइनस होगा 24.5। तो विच एवर इज हायर 24.5 विल बी वैल्यू ये रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, फिर लेस करेंगे ना। यस, आपको इम्पेयरमेंट लॉस होगा 30 समथिंग का 35.5। ठीक है, ये इनका सेकेंड वाला भी आंसर हो गया। इफ द प्लांट हैड बीन रीवैल्यूड 10 years ago and current reval reserve was 12 lakhs, how will your answer to question 1 and 2 above change? Okay, 12.5।
नहीं 35.5 होगा सॉरी, तो 12 और ये 23.5 होगा। हाँ बराबर। अगर आपके रिवेल रिजर्व में अभी भी 12 lakhs पड़ा हुआ है तो फिर आप क्या करोगे? पहले उसको वो करेंगे ना, इम्पेयरमेंट लॉस से। इफ रिवेल रिजर्व इज 12, तो आपका रिवेल रिजर्व में से कितना लॉस जाएगा? 12 और पीएनएल में से 23.5 बराबर। और क्या पूछा है? इफ वैल्यू इन यूज वॉज 0 एंड एंटरप्राइज वॉज रिक्वायर्ड टू इंकर अ कॉस्ट ऑफ 2 lakhs टू डिस्पोज द प्लांट, अभी क्या होएगा बोलो? तो फिर recoverable हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 22 हो जाएगा। नहीं ना, तुम्हारा सेलिंग प्राइस -2 हो जाएगा। तुम्हारा, उन्होंने ये नहीं बोला है कि कुछ सेलिंग प्राइस है, 22 उन्होंने ऊपर जो क्वेश्चन में दिया था, ध्यान से देखो, इन्होंने जो ऊपर जो क्वेश्चन में दिया है 30, वो ऑलरेडी नेट सेलिंग प्राइस है। उसमें से और 2 माइनस होगा बोल ही नहीं रहे वो लोग इंडिपेंडेंटली बोल रहे हैं कि तुम्हारा वैल्यू इन यूज कितना है 0 और सेलिंग प्राइस कितना है वो भी 0, और अगर तुम्हें बेचना है तो तुमको 2 लाख का इंकर करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे आर इफेक्टिवली सेइंग इन द थर्ड सिनेरियो, समझा? तो इसमें 0 जाएगा ना, तो आपका रिकवरेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 0। मतलब टेक्निकली भी देखो तो इट इज द हायर ऑफ 0 एंड -2, तो 0 आपका रिकवरेबल अमाउंट आएगा। देयरफॉर इम्पेयरमेंट लॉस विल बी एंटायर 60, पूरा असेट का वैल्यू राइट ऑफ हो जाएगा बराबर। क्या हो रहा है, तुम्हारा असेट 60 का है बिना इम्पेयरमेंट के। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला वैल्यू इन यूज 0 है और तुम्हारा सेलिंग नेट सेलिंग प्राइस इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। इन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस का कुछ नहीं बोला और उन्होंने बोला है कॉस्ट टू सेल 2 है, मतलब ये असेट बेच के तो पैसा कमाएगा ही नहीं, उल्टा आपको 2 लाख देना पड़ेगा। तो द नेट सेलिंग प्राइस इज एक्चुअली -2, तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। तो 0 और -2 में से तो 0 ही ठीक है, मतलब मैं 2 लाख का खर्चा ही क्यों इंकर करूं अगर कुछ मिलने नहीं वाला है मुझे। तो आई रैदर कीप माई रिकवरेबल अमाउंट एज 0। मेरा असेट का कैरिंग अमाउंट पूरा 60 है, तो 60 का कंपैरिजन डायरेक्ट 0 से हो रहा है, मतलब असेट पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो एंटायर 60 विच इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ द असेट विल बी माई इम्पेयरमेंट लॉस। 20% और 30% रिड्यूस भी किया तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड पे है ना, हाँ तो फिर यही अभी कर रहे हैं ना वो इम्पेयरमेंट, तो फिर वो नहीं, तो जिस दिन इम्पेयरमेंट है उन्होंने अब अपडेटेड क्वेश्चन दिया है कि उस दिन वैल्यू इन यूज 0 है। नहीं ये वाला नहीं होता। हाँ फर्स्ट पार्ट में नेट सेलिंग प्राइस में 30 माइनस 20% किया है। दैट इज बिकॉज उन्होंने नेट सेलिंग प्राइस 31 मार्च X1 का दिया है हाँ। और मैं इम्पेयरमेंट निकाल रहा हूँ 31 मार्च X2 में। वही दिन का इम्पेयरमेंट नहीं, अपन X2 का निकाल रहे हैं। सर हम लोग ने नेट सेलिंग प्राइस अपने को मतलब हमने ढूंढा 35 माइनस 30% ना, हाँ। तो जब हम लोग प्लांट डिस्पोज करें तभी उसमें से माइनस होगा, तो हमारा एनएसपी नेट सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी माइनस करने के बाद, तो दैट इट कैन नॉट मीन कि 2 और माइनस करने हैं उसमें से। उसमें आगे वाले से हमें 67.5 माइनस हमने, दैट इज बिकॉज 67.5 वाज नॉट नेट सेलिंग प्राइस, इट वाज सेलिंग प्राइस। और इसमें एडिशनल 2 lakhs भी बोल रहे थे आपको 2 lakhs income हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर तेरे को ये लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि अगर असेट बेचा तो 2 लाख जेब से डालना पड़ेगा, तो दैट मीन्स असेट बेचा तो 0 - 2 मेरा 2 लाख सिर्फ जाएगा। आई विल गेट नथिंग फ्रॉम द सेल ऑफ असेट। लिखा है ठीक है। वी आर मेजरली डन विथ ऑल इलस्ट्रेशन एंड 3 TY के भी कर लिया ठीक है। अभी खाली जो बाकी के TY के है वो थियोरेटिकल है और बाकी कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। विल कम बैक एंड फिनिश दैट, ठीक है।